जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ऑनलाइन वालों को आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? डन। अब आपने बताना ये है कि आपको ज्यादा तकलीफ कब हुई, घर जाके जब आपने उस डायग्राम के अंदर लिखी हुई अंग्रेजी पढ़ी तो ज्यादा परेशान हुए, या कल के टेस्ट में ज्यादा परेशान हुए? दोनों दफा परेशान हुए। डायग्राम ने इतना परेशान नहीं किया जितना टेस्ट ने परेशान कर दिया। अंग्रेजी बिल्कुल, असल में उस दिन हमारे पास टाइम कम था तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि आप लोग पढ़ेंगे तो अगले दिन हम उसमें से कुछ लाइंस पे डिस्कशन करेंगे। जैसे दो चीजें आपके लिए नई थी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, लेकिन उसके अलावा तकरीबन सारे अल्फाज ऐसे थे जो जिंदगी में कहीं ना कहीं आपने पढ़े हुए हों। और फिर टेस्ट जो है वो तो मैंने आपको कहा था कि वो तो एक तजर्बाती तौर पे आपके सामने अचानक से आएगा और आपने खुद ही से कोशिश करनी होगी कि इस तरह के टेस्ट को कैसे सॉल्व करना होता है। अप्रोच तो हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है और आज हमने कुछ नहीं करना, अप्रोच डिस्कस करनी है। अगर थोड़ा सा टाइम बच गया तो स्टैटिक स्पेस के बारे में समझ लेंगे। जी सर, इस क्वेश्चन है, आप लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे, हमने एग्जांपल बता सकते हैं ना? जी, अब देखते हैं कि किस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। टेस्ट की डिस्कशन से पहले जरा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि सवाल कितनी कितनी तरह के आते हैं, फिर हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे टेस्ट में कौन कौन सी तरह के सवाल आए थे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि वो वाली डिस्कशन शुरू ही तो खत्म होगी नहीं, एक दफा पोर्टर 5 फोर्सेस में जाके जो उसकी इंग्लिश के मसले हैं थोड़ा सा उन्हें ना देख लें, उसको एक दफा सबसे उतारते हैं। सर नोट्स ने ज्यादा परेशान किया, ऑनलाइन वाले नोट्स से परेशान। असल में हुआ ये कि ये हम लोगों ने हवा में तो समझ लिया, लेकिन मैं आपको जिस तरह से वो इंग्लिश साथ साथ बताई जाती है वो नहीं बता सका, और उसमें दो टेक्निकल बातें थी, बाकी सिंपल थी। एक काम करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन लेके चलते हैं ताकि आपकी घबराहट बिल्कुल खत्म हो जाए। इतनी जल्दी कैसे काम करना बंद कर सकते हैं? गलत स्टाइलिश तो नहीं है बताया हुआ? नहीं जी, बैरियर्स टू एंट्री, इसका दूसरा नाम क्या था? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। यानी कि हम ये कहते हैं कि 5 फोर्सेस में, अब मैं कोशिश करने लगा हूं कि 5 फोर्सेस जो आप लोगों ने समझ लिया था उसको एक दफा इसकी जो इंग्लिश है उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम देखेंगे कि कितनी तरह के सवाल जो है वो पेपर में आते हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं, उनको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तो ये वाली अप्रोच काफी डिफरेंट होगी जो आप लोगों ने इससे पहले लॉ वगैरह में कोई अप्रोच देखी होगी। बैरियर्स टू एंट्री, किसी भी बिजनेस में एंटर होने के जो बैरियर्स हैं, यानी कि रुकावटें जो हैं किसी भी बिजनेस में एंटर होने की, वो क्या है? जो बिजनेस जितना ज्यादा बैरियर्स रखता होगा उस बिजनेस में उतना न्यू एंट्रेंट्स के आने के चांसेस कम हो जाएंगे। हमने कहा सॉफ्ट ड्रिंक्स की इंडस्ट्री में आपको 15 तरह के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, 40 जगह से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कोई 10 करोड़ का 12 करोड़ का प्लांट लगाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। इतने ज्यादा मुसीबतें, इतनी ज्यादा टेंशन है कि इतने ज्यादा प्लेयर्स उसमें आराम से एंटर ही नहीं हो पाते।
इसका मतलब है कि अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं वो बिजनेस में जा सकता हूं तो बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि उसमें बैरियर्स टू एंट्री है, हर कोई इतने आराम से नहीं घुसेगा। बैरियर्स टू एंट्री में एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो बिजनेसेस जिसमें बहुत बड़े लेवल पे आप बिजनेस करें तो ही आपको फायदा होता है, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होता। तो वहां आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि आप जितना बड़ा स्केल कर लें, जितने बड़े पैमाने पे काम करेंगे, उतनी पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें बड़े पैमाने पे ना चले। आपने एक प्लांट लगा लिया बोतलों का, आपने सारा खर्चा कर लिया, उसके बाद आप सिर्फ एक शहर में बोतलें बेचे, आपकी कंपनी कभी भी नहीं ऊपर आ सकती। ये बिजनेस चलेगा ही तब जब कम से कम आपने 40 शहरों के कम से कम 100 से ज्यादा डीलर्स के साथ डील की हुई हो। तो वो बिजनेस जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट होता है ना, उन बिजनेसेस में घुसना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें घुस के आपको फिर मैस मार्केट को सर्व करना पड़ता है। ये बात समझ आई? देन अदर कॉस्ट एडवांटेजेस, वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल और अदर कॉस्ट एडवांटेजेस। अगर आप बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल से आपको अपना वो वाला जो कॉस्ट बेनिफिट है वो भी मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जहां पे आप अपनी डिफरेंट कॉस्ट सेव कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वहां पे किसी नए बंदे का घुसना आसान नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ मेरी कॉस्ट तभी बचेगी जब कम से कम मैं इस लेवल पे ऑपरेट करूंगा। तो होता ये है कि आप उन बिजनेसेस में एंटर होते हैं जिन बिजनेस में आपको अपना स्कोप नजर आता है, और जिस बिजनेस में ज्यादा दुनिया ने सर्व होना होता है वहां एंटर होना आसान नहीं होता। अगर आप सर्फ बनाने वाली कंपनी बना रहे हैं और आप पूरे पाकिस्तान को नहीं टारगेट कर रहे, तो आप एक गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कमोडिटी ऐसी है जो पूरे पाकिस्तान की नीड है। और जब पूरा पाकिस्तान सर्व होगा तो आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। आप टीवी पे ऐड चलाएंगे तो जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे उसके ऊपर डिवाइड होकर ऐड की कॉस्ट ना होने के बराबर होगी। लेकिन अगर आप बेच ही एक शहर में रहे हैं तो टीवी पे ऐड चलाएंगे, वो भी बहुत महंगा पड़ेगा। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट, किसी भी बिजनेस में एंटर होने की सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि वो कितना कैपिटल इंटेंसिव है, वो पैसा कितना खाता है, उसको शुरू में कितनी मशीनरी, कितना पैसा, कितने फंड्स, कितने रिसोर्सेस चाहिए। तो वो बिजनेस देखिए, पंखे वाला बिजनेस है, एक कमरा किराए पे लें, थोड़ा सा माल मंगवा के रखें, हो गए शुरू। बट क्या बेवरेजेस वाली कंपनी इतने आराम से शुरू हो सकती है? नहीं। इवन सीए का कॉलेज भी इतने आराम से नहीं शुरू हो सकता। बिल्डिंग, रिसोर्सेज, जनरेटर, पता नहीं क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कमरों में कुर्सियां, एसी, ये सब करेंगे तो कार्रवाई शुरू होगी, वरना नहीं शुरू हो सकती। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स किसी भी बिजनेस में एंटर होने का बैरियर है। जहां जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो आपने मुझे रोक देना, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन, किस जगह पे आपको कितने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक एक्सेस है। आप बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक आपकी एक्सेस ही नहीं है, आप नहीं चल सकेंगे। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप खुद पे डिपेंडेंट है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन तक एक्सेस जो है वो अच्छी होगी तो लोग ज्यादा आएंगे, और अगर मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, मुश्किल से मिडलमैन मिला करेंगे, तो लोग कम आया करेंगे। फिर उस बिजनेस में पेटेंट्स कितने चाहिए, ये क्या चीज होती है? लाइसेंसेस मुख्तलिफ, ये ज्यादातर दवाइयों के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है कि दवाई का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला रजिस्टर करवा लिया जाता है। उससे क्या होता है कि उसी फार्मूले जैसी कोई और दवाई बनाएगा तो आप कहेंगे कि भाई ये तो हमारा रजिस्टर्ड पेटेंट है। तो पेटेंट बेसिकली एक राइट है, एक लाइसेंस है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मैंने तश्कील दी है, ये मेरा अरेंजमेंट है, ये कोई और करेगा तो गलत होगा। तो जिस बिजनेस में जितने पेटेंट्स ज्यादा रिक्वायर्ड है, जितने लाइसेंस ज्यादा रिक्वायर्ड है, उस बिजनेस में उतना ही एंटर होना मुश्किल है। गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ बिजनेसेस में गवर्नमेंट बहुत तंग करती है, नहीं यहाँ एंटर होने से पहले ये वाली अथॉरिटी, वो अथॉरिटी, वो अथॉरिटी, पोर्ट वाले, ये वाले, वो वाले, सबसे ज्यादा लोग। रिएक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स, एग्जिस्टिंग लोग कितना तैयार बैठे हैं आने वाले बंदे का बिजनेस निकालने के लिए, पहले से रेडी बैठे होते हैं, जो आता है उसको आते ही फारिग कर दिया जाता है, उसको घुसने ही नहीं देते। वो भी अपना सेटअप लगा रहा होता है कि उसे उठा के बाहर फेंक देता है। तो एग्जिस्टिंग कितने तैयार बैठे हैं और उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। कई दफा एग्जिस्टिंग मिल जाते हैं, वो कहते हैं यार हम मिल जाते हैं, ये नए बंदे को साइड पे कर देते हैं, हम तो आपस में खेलते रहेंगे, कभी तुम गवर्नमेंट मैं ऑपोजिशन, कभी मैं गवर्नमेंट तुम ऑपोजिशन, ये नया बंदा आके कचरा मचा रहा है, इसको साइड पे कर। तो कई दफा एक पूरा ग्रुप इकट्ठा होके और आने वालों को डिस्करेज कर रहा होता है।
तो बैरियर्स टू एंट्री समझ आ रहा है? जी जी, क्या चीज? अदर कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट एडवांटेज। एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है, आपकी रीच ज्यादा होती है। दूसरा, आपको अदर कॉस्ट एडवांटेजेस भी होते हैं मुख्तलिफ इस तरह के कि आपकी बहुत सारी जो कॉस्ट है वो रिकवर ज्यादा जल्दी हो जाती है। जैसे एक बिजनेस है 8 करोड़ से शुरू हुआ है और वो 4 साल में जितना रेवेन्यू कमाएगा वो 8 करोड़ के बराबर है, वर्सेस एक बिजनेस जो चौथे महीने 8 करोड़ की सेल कर लेगा। उसको अपनी ये कॉस्ट एडवांटेज होंगे, उसकी इनिशियल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो जिस बिजनेस में कैपिटल इतनी जल्दी रिकवर ना हो वहां पे प्रॉब्लम्स है, और जहां जल्दी रिकवर हो जाए लोग कहते हैं यार ठीक है वो बिजनेस शुरू करेंगे, डूब भी गया तो कोई बात नहीं, 3-4 महीने में अपना असल सरमाया तो वापस निकाल के दे देगा, किसी और बिजनेस में चले जाएंगे। तो मुश्किल बिजनेस वो होता है जिसमें आना भी मुश्किल होता है, जाना भी मुश्किल होता है। ऐसा बिजनेस अट्रैक्ट करता है एक बड़े इन्वेस्टर को, लेकिन फिर उसको भी वही तकलीफें फेस करनी पड़ेंगी जो देख के वो खुश हो रहा है कि चलो मैं तकलीफ से गुजरूंगा, मेरे बाद वाले इतनी हिम्मत नहीं कर सकेंगे। डन? बैरियर्स टू एंट्री समझ आया? ठीक है। टीचिंग के अंदर भी बैरियर्स टू एंट्री है, बहुत सारे साल बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, वो तकलीफ के लिए कोई तैयार नहीं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई होती है, वो कहते हैं इतनी तकलीफ से बेहतर है कि हम नौकरी कर लें, इतनी तकलीफ से बेहतर है हम ये वाला काम कर लें, हम वहां से लाखों रुपए कमा लेंगे। तो इसकी वजह से लोग आते ही नहीं। आप ये देखें कि साल साल गुजर जाते हैं और कोई नए टीचर का नाम सुनने को नहीं मिलता, सिवाय इसके कि जो फेसबुक पे कंपेनियां अलग से चल रही होती हैं। लेकिन जो असल में जेन्युइन कोई टीचर का नाम जो है वो नए हमें मिलता ही नहीं, क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री हैं। यानी अगर ये एक बिजनेस होता तो मैं ये कहता कि इसमें बैरियर्स टू एंट्री और ये बड़ा कमाल बिजनेस है। लेकिन मजे की बात है कि टीचर बिजनेसमैन नहीं है ना, बिजनेसमैन तो कॉलेज है। टीचर सर्विस प्रोवाइडर है। इस बात पे पता नहीं आप लोग कौन सा क्लिप उठा के किस अंदाज में कहाँ पेश करें कि टीचर सर्विस प्रोवाइडर है। तो सर्विस प्रोवाइडर का मतलब वो सर्विसेज दे रहा है आप लोगों को, और आपको डायरेक्टली थोड़ी सेल कर रहा है, कॉलेज को सेल कर रहा है सर्विसेज, ना आपसे फीसें ले रहा है। बच्चे समझते हैं फीसें हमने शायद टीचर को दी हैं, आप कॉलेज को देते हैं। कॉलेज अपना बहुत सारा मार्जिन रखता है, फिर थोड़े से पैसे निकाल के टीचर की सैलरी भी देता है। कॉलेज की इतनी बड़ी रेवेन्यू में थोड़ा सा भी कुछ मतलब टीचर के लिए गुजारे वाला हो जाता है बेहतरीन। सर जी पॉइंट एक्सप्लेन भी करने हैं या एज इट इज लिखने हैं, ये डिपेंड करता है सवाल किस तरह का है। अभी मैं दिखाऊंगा कि डिफरेंट तरह के सवाल होते हैं, कुछ सवालों में एज इट इज आपने लिखना होता है और कुछ सवालों में आपने थोड़ा सा एलेबोरेट करना होता है। तो बैरियर्स टू एंट्री हमें समझ आ रहा है। सबसे सेंटर में है राइवलरी। राइवलरी कब ज्यादा होगी? जिस बिजनेस में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना वहां पे तकलीफ होती है एंटर होते हुए। ज्यादा कंपटीशन का मतलब आपको प्राइसेस भी ज्यादा हिलाने की इजाजत नहीं होगी, आपको शेयर भी ज्यादा अच्छा नहीं मिल सकेगा, आप तकलीफ में ही रहेंगे ज्यादातर टाइम। राइवलरी कब ज्यादा होती है? जब राइवल्स सिमिलर साइज के होते हैं, राइवल्स मिलते जुलते साइज के होते हैं। ये नहीं कि एक दो बहुत ऊपर है और दो तीन बहुत ही नीचे के, करीब करीब के साइज के राइवल्स हो। मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हो, वो बहुत ज्यादा ऐसा ना नजर आ रहा हो कि बस मैं जाते ही छा जाऊंगा और 40-50% मार्केट तो मेरी होगी। फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो, यानी उस बिजनेस के अंदर जो है वो सबकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, इसका मतलब है सबके सब लड़ रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे। आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट जितनी ज्यादा है तो उसको पूरा करने के लिए आपको एक अच्छी कंट्रीब्यूशन चाहिए पहले तो ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए। हाँ आप लोग तो कॉस्ट पढ़ के आए हुए हैं, तो आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से सबसे पहले तो हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। तो देन प्राइस वाज टू मेंटेन टर्नओवर। प्राइस की जंगें चल रही होती हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि हर कोई प्राइस पे खेल रहा होता है, इसने प्राइस कम कर दी, उसने कम कर दी, उसने कम कर दी। ऐसे बिजनेस में जाऊंगा तो सिर्फ सत्यानाश होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें तो प्राइस के खास लेवल से ऊपर ले जा ही नहीं सकेंगे। तो लड़ाई झगड़े के ही अंदर हमारा बिजनेस तो रुल जाएगा। लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन नहीं है, सब मिलती जुलती प्रोडक्ट बेच रहे हैं। भाई एक अगर कागज बेच रहा है और दूसरा भी अगर कागज बेच रहा है तो फिर ज्यादा फर्क तो ना हुआ। एक अगर सफेद कागज बेच रहा है और दूसरा लाल कागज बेचे और पहले वाला भी लाल कागज बेचना शुरू कर दे तो भी फर्क नहीं हुआ। एक अगर कागज बेच रहा है और दूसरा प्लास्टिक का एक खास किस्म का इंपोर्टेड कागज बेच रहा है, अब समझ आता है कि ये डिफरेंशिएशन है। तो ये कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ये है कि जहां मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं, मिलते जुलते कंपेटिटर्स हैं, बहुत सारे हैं और आपस में सिर्फ जंग जारी। हाई एग्जिट बैरियर्स, वही वाली बात है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें बाहर निकलना आसान नहीं है ना, तो लोग फिर वो
जैसे वो दिया होता है ना, दिया बुझने से पहले एक आखिरी दफा बड़ा जोर से फड़फड़ाता है। अब एक ऐसा बिजनेस है जिसमें से निकलना तो बहुत मुश्किल है और आप कंपीट भी नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप गंद मचाएंगे मार्केट में, आप खराब करेंगे सबको। आप कहेंगे ठीक है मेरे साथ तो जो हुई सो हुई है, इन सबको भी नहीं छोड़ूंगा। आप अचानक से 10 रुपए नीचे कर देंगे प्राइस, पता नहीं आप एग्जैक्टली वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे, इतनी जल्दी नहीं पहुंचते जी। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब एग्जिट बैरियर वाले मसले थे, जब एक दिन अचानक से अनाउंसमेंट कर दी 10 रुपए नीचे करने की कि ठीक है मैं तो गंदा हो रहा हूँ, अब सबको गंदा करना है जी। नहीं, असल में देखिए हर जगह से निकलना इतना आसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपको अपना सेटअप समेटना है। एक बिल्डिंग ली आपने, सीए के कॉलेज की बात करते हैं, बिल्डिंग ली, उसकी दीवारें तोड़ के कमरे आपस में जोड़े, वो किया, उसको कस्टमाइज किया कॉलेज के हिसाब से, किसी जगह को एडमिशन ऑफिस बनाया, किसी को लाइब्रेरी बनाई, अच्छा खासा हिसाब किताब किया। जो बिल्डिंग के मालकान है ये ऐसी थोड़ी वापस जाने देंगे आप। इनका अरेंजमेंट होता है कि हमें बिल्डिंग अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चाहिए। तो कई दफा उस बिजनेस को बंद करने का मतलब है कि आपको 2 करोड़ जेब से लगाना पड़ेगा वो सारे मसले दोबारा सीधे करने के लिए जो आपने तैयार किए थे। IS 16 में डिसमेंटलिंग और इस तरह का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको अपना सेटअप बंद करने के ऊपर भी कॉस्ट भरनी पड़ रही होती है, जिसको आप कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनाते हैं शुरू में। तो कुछ बिजनेसेस में एग्जिट के वक्त इस तरह के कुछ मसलों मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बंदा कहते हैं यार एग्जिट करने से बेहतर है एक आखिरी ट्राई कर। जब आखिरी ट्राई करेगा तो कंपेटिटर मार्केट में रहेगा, मतलब लोगों का आपस में मुकाबला चलता है। जी बिल्कुल, ये सारे सारे के सारे मतलब एम्प्लॉइज को इतने बड़े लेवल पे आप जब ले ऑफ दे रहे होंगे तो आपको उनको भी कंपनसेशन देनी पड़ेगी। सर ये खुद मार्केट में डॉलर डाल रहे हैं, ठीक है। काश इतने डॉलर पाकिस्तान के पास हो जो खुद मार्केट में डाले जा सके। अब तो कह भी नहीं सकते ये वाली बात, पहले कह सकते थे, पहले तो खुशहाली थी मुल्क में कि भाई खुद ही से डॉलर डाला हुआ होगा। इस वक्त तो जो है ना, एक दफा तो इसहाक डार ने कैलकुलेशन सारों की आउट कर दी है। ये वैसे थोड़ा सा टेम्परेरी है, खास लेवल से ज्यादा नीचे ले जाना आसान नहीं है। इस वक्त लोग डर गए हैं, लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना वो थोड़े से रुक गए, उन्होंने को पता नहीं ये जो है ना आके तंग ना करना शुरू कर दे। लेकिन खैर वही बात है कि शायद इसी तरफ जाएंगे तो फिर बात और है। मतलब इस सारी टीम में ना 2-3 बंदे जो कि मुझे परफॉर्मेंस वाइज अच्छे लगते थे, उसमें से एक इसहाक परफॉर्मेंस वाइज, बाकी तो सारे वाइज आउट है, ठीक है। लेकिन कम से कम मतलब इसहाक डार वर्सेस असद उमर अच्छा खासा फर्क है। वो बड़ी गड़बड़ हो गई थी, वो एक मिस कैलकुलेशन थी पीटीआई की, उन्हें लगा कि बोलता अच्छा है तो काम भी अच्छा करता होगा। वो उसकी परफॉर्मेंस और सेक्टर्स में अच्छी रही लेकिन फाइनेंस वाली साइड उसे नहीं समझ आई। वो शुरू में वहां से पीटीआई थोड़ी सी कमजोर पड़ गई, अदरवाइज जो है ना वो बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स आए थे। इस सारी जंग में कश्मीर को लोग भूल जाएंगे, तो कश्मीर की बात भी कौन कर रहा था? ये तो बीच में एक मसाला होता है जो जरूरत पड़ने पे लेके आया जाता है, फिर वापस ले जाते हैं, इधर वापस आते हैं। थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, खुदा ना खास्ता इसके नीचे तो नहीं कोई मुश्किल लफ्ज आपको नजर आया? क्या हम अपनी प्रोडक्ट के लिए नई मार्केट देख सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि एकदम से हमारे बिजनेस में सब्स्टिट्यूट आ जाए और हम बैठे सोचते रह जाएं लो अब हमारा क्या होगा? अचानक से सब्स्टिट्यूट आ गया, उन्होंने ऐसी क्वालिफिकेशन दी, लोगों ने कहा लो सीए तो कुछ भी नहीं, जो वो बेच रहे हैं कमाल बात है। तो अब हम जो सीए का कॉलेज खोल के बैठे हुए हों, अब हम क्या सीए के साथ क्या करें? क्या हमारे पास कुछ और मार्केट्स हैं? क्या हम आईसीएमपी वालों को पढ़ाना शुरू कर दें? क्या हम पिफा वालों को पढ़ाना शुरू कर दें? क्या हम बीकॉम वालों को पढ़ाना शुरू कर दें? तो फिर क्या होगा? फिर आप देख रहे होते हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट हैं तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को कहां कहां ले जा सकते हैं? तो सब्स्टिट्यूट कितने हैं? टू व्हाट एक्सटेंट इज देयर अ डेंजर? किस हद तक खतरा है? आप एक बिजनेस में एंटर होने से पहले ही खतरा भाप लेते हैं कि वहां खतरा कितना ज्यादा है, क्या वहां सब्स्टिट्यूट आ तो नहीं रहे, धड़ाधड़ तो नहीं आ रहे? कैन इट बी मिनिमाइज बाय डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट? क्या हम उस खतरे को खत्म कर सकते हैं कि हम कॉस्ट बड़ी कम कर दें? क्या हम खतरे को कम कर सकते हैं? हम डिफरेंशिएशन दे दें। डिफरेंशिएशन मतलब आप अपनी प्रोडक्ट की बड़ी यूनिक सी करते हैं, ऐसी करते हैं कि लोग कहें कि अरे नहीं नहीं ये तो कुछ और है। ये नहीं पता लगा जी सीए की मार्केट में सीए का कंपेटिटर आ गया, लेकिन आप तो सीए प्लस कराते थे जी। सीए प्लस क्या है? ये सीए के साथ बीकॉम की डिग्री होती है। तो हाँ यार, ये सीए प्लस को खतरा नहीं है, सीए को खतरा हुआ है, क्योंकि ये कॉलेज तो सीए के साथ बीकॉम भी दे देता था। तो अगर आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, मुनफरिद है दूसरी प्रोडक्ट से, तो फिर आपका सर्वाइवल है। वरना जब कंपेटिटर आएगा, जब सब्स्टिट्यूट आएगा, वो आपको
अब उन दो की बात करते हैं, बायर और सप्लायर। इन दोनों की पावर कब ज्यादा होगी? बायर के सप्लायर्स के पास कब ज्यादा पावर होगी? जब सप्लायर्स थोड़े हैं। जिस वर्ड पे, जिस लाइन पे आप परेशान हो, आपने मुझे बता देना है। एक बच्चे ने घबरा के पूछा, सर आप किस पार्टी से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ। अब आप कहेंगे, लो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी वो क्या कहते हैं, वो कौन है पिछले दिनों कप्तान, हफीज नहीं, सरफराज। सरफराज जब अपनी पार्टी लॉन्च करेगा तो जो है ना, मैं फिर उसका साथ दूंगा, ताकि लोगों को लगे कि मैं यंग जनरेशन के लीडर्स के साथ हूँ। फ्यू सप्लायर्स, कम सप्लायर, मतलब हाँ, मतलब वही बात है कि इमरान खान की नस्बत तो अच्छा खासा यंग है ना। इमरान खान तो जरदारी से भी बड़ा है, पता है? yes, लेकिन उसने मेंटेन रखा हुआ और कमाल मेंटेन रखा हुआ, मतलब अगेन फिटनेस इट एट स्पीक। फ्यू सप्लायर, कम सप्लायर है, ये तो बताने की बात नहीं है कि कम सप्लायर होंगे तो सप्लायर ब्लैकमेल कर सकता है। फ्यू सब्स्टिट्यूट, खरीदने वाले के पास भी अगर सप्लायर थोड़ा सा भी जो है वो मुंह बना दे कि नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट ही कोई नहीं है। आप उसके अलावा जाएं तो जाएं कहाँ? स्विचिंग कॉस्ट और हाई, एक सप्लायर से निकल के किसी दूसरे सप्लायर की तरफ जाएंगे, फिर से रजिस्टर होंगे, फिर से पता नहीं क्या क्या ड्यूज पे करेंगे, तो स्विचिंग कॉस्ट हाई है, तो सप्लायर को भी पता है कि मुझे छोड़ के इसने जाना कहाँ है, मुझे छोड़ के जाएगा तो अपना नुकसान करेगा। फॉर एग्जांपल सिर्फ दो कॉलेज हो और दोनों की ही रजिस्ट्रेशन फीस भी बहुत ज्यादा हो, और उनका रूल ये हो कि जो बच्चा हमें छोड़ के एक भी पेपर के लिए जाएगा उसके तीनों पेपरों की फीस हम पी जाएंगे। तो बच्चे को पता है कि कॉलेज शिफ्ट करने का मतलब अपने 3 पेपर और अपनी रजिस्ट्रेशन फी की कुर्बानी, और दूसरी तरफ वाले ने भी रजिस्ट्रेशन फी दोबारा से लेनी है। तो स्विचिंग मुश्किल है, स्विचिंग मुश्किल है तो कॉलेज आपको करेगा तंग। तो सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर आ जाती है अगर कस्टमर के पास स्विचिंग इतनी आसान ना हो। ये वाले पॉइंट को एंड पे देखते हैं। कस्टमर्स नॉट सिग्निफिकेंट, कस्टमर ज्यादा ताकतवर नहीं है। जब कस्टमर ज्यादा ताकतवर नहीं है तो सप्लायर खा जाता है। सप्लायर्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, और हर सप्लायर के पास अपनी खास प्रोडक्ट है जो दूसरे सप्लायर्स के पास भी नहीं है। तो आपको है कि यार इसको छोड़ के उसके पास जाऊंगा तो उसके पास तो खाली ये चीज मिलेगी, ये तो सीए प्लस वाले हैं, वो सीए वाले हैं, तो इतना आसान नहीं होता वहां पे। तो सप्लायर के पास ताकत आ जाती है जब कम सप्लायर होते हैं और बड़ी मुनफरद प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। अब ये थ्रेट क्या है, ये जो वाहिद वर्ड जिससे मुझे परेशानी थी कि आपके लिए नया है, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसको थोड़ा सा मुझे आपको डायग्राम पे बताना। आप एक पॉइंट पे खड़े हैं, आप आगे की तरफ भी जा सकते हैं, आप पीछे की तरफ भी जा सकते हैं। ये एक सप्लाई चेन है, यहाँ मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, अलग अलग बिजनेसेस चल रहे हैं। आप एक जगह खड़े हुए हैं, आप हैं रिटेलर। रिटेलर कौन होता है? जो एंड कस्टमर को चीज दे रहा होता है। अगर आप होलसेलर हैं और आप रिटेलर्स को दे रहे हैं और रिटेलर आगे दे रहे हैं, तो बिजनेस की दुनिया में आप पीछे वाली चेन पे खड़े हैं, आपसे आगे रिटेलर है और रिटेलर से आगे। अब रिटेलर होलसेलर का कस्टमर है या क्या सप्लायर है? कस्टमर। होलसेलर सप्लायर है और रिटेलर कस्टमर है। अगर रिटेलर को ये खौफ हो कि होलसेलर आगे आके मेरा बिजनेस भी खा जाएगा, ये होलसेलर अगर अपनी दुकान खुद डाल ले तो फिर मैं कहां जाऊंगा? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ये नहीं कि आप उसी बिजनेस में अगले वाले जोन में एंटर होकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। एक है गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां और एक होते हैं शोरूम जो गाड़ियां बेचते हैं। तो शोरूम वाले बनाने वाली गाड़ियों से गाड़ियां खरीदते हैं और कस्टमर को आगे बेचते हैं। अगर तो गाड़ियां बनाने वाले किसी भी टाइम पे ये ताकत रखते हो कि वो अपने शोरूम खुद डाल लें, तो जो शोरूम वाले हैं उनके नखरे खत्म हो जाएंगे, और जो शोरूम वाले हैं वो हर वक्त अपने सप्लायर से डरते रहेंगे, क्योंकि शोरूम वालों का सप्लायर यानी गाड़ी बनाने वाले के पास पावर है, बार्गेनिंग पावर है। वो सप्लायर क्या कर सकता है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो जब आपको ये डर लग रहा होता है ना कि आपसे पिछला बिजनेस तंग आके कहेगा अच्छा यार रहने दो ये काम भी मैं ही करना शुरू कर देता हूँ, तो आप डर डर के चलते हैं। ये है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन समझ आई? इसी को उलट कर दें तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन।
अगर गाड़ियां बनाने वालों को ये खौफ हो गया ये शोरूम वाले कल को अपना गाड़ियां बनाने का यूनिट लगा लेंगे तो सप्लाई डल जाएगा। हर जगह इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक होलसेलर है वो आके दुकानदार से कहता है कि जी ये माल मैं तुम्हें इतने का दूंगा, वो कहते हैं ये क्या बात हुई, पिछले महीने इस रेट पे था, वो कहते हैं नहीं जी इसी तरह से है। रिटेलर के अच्छा अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, मैं दरमियान वाला काम खुद ही कर लेता हूँ। तो अगर होलसेलर को पता हो कि रिटेलर इतना तगड़ा है कि ये होलसेलर भी खुद ही बन सकता है, तो पावर किसके पास आ जाएगी, कस्टमर के पास, सप्लायर के पास नहीं आएगी। यानी आपको खौफ हो कि कस्टमर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर देगा, और सप्लायर के केस में हमें क्या खौफ था कि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर देगा। ये बात समझ आई, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बार्गेनिंग पावर बायर्स की, सर लास्ट 2 पॉइंट्स रिपीट कर दें। कस्टमर सिग्निफिकेंट ना हो, कस्टमर्स बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो, कस्टमर बहुत ज्यादा ना हो या कस्टमर बहुत ज्यादा तगड़े ना हो, तो फिर सप्लायर के पास पावर होती है। अगर कस्टमर इतना तगड़ा है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आके कहता है मेरे पास 15 बिलियन का अकाउंट पड़ा है, मैंने डिपॉजिट कराना है, कौन से बैंक में कराऊं, 15 बैंक के नुमाइंदे हाजिर होंगे सामने के, सर जी हमारे बैंक में हम आपको कम से कम रेट देंगे, सर हमारे बैंक में हम आपको बेहतरीन ये बेनिफिट देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर कस्टमर तगड़ा होता है तो सप्लायर उसके आगे पिछ जाता है, और अगर कस्टमर कमजोर से हो और सप्लायर बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो फिर बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास आ जाती है। तभी तो कहा जाता है कि जब आप लोगों को मसला हो तो मुत्तहिद हो जाएं। आप लोग अलग अलग होते हैं, कॉलेज पावरफुल होता है, ठीक है। आई कैप और आप में आई कैप पावरफुल होता है, आप लोग इकट्ठे होते ही नहीं। आप लोग होते हैं कहाँ, फेसबुक पे, फेसबुक पे कंपेन भी करते हैं, फेसबुक पे लॉन्ग मार्च भी करते हैं, उसके बाद 4-5 लाइक शेक मारे और आके सुकून से बैठ गए कि बेहतरीन हो गया, मैं अपना जो है वो पावर इस्तेमाल कर। सप्लायर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, सप्लायर की अलग अलग तरह की प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट दूसरे से मुनफरिद है। जब मुनफरिद है तो सप्लायर के पास पावर है कि वो कहेगा ठीक है दूसरे के पास चले जाओ, वो खाली सीए देगा, मैं तो सीए प्लस दे रहा हूँ, मेरे पास तो यूनिक चीज है। तो ये वाला पॉइंट। लेफ्ट पे देखते हैं बायर्स के जो पॉइंट चल रहे थे, मैं एक एक पे रुक के और देख रहा था साथ साथ कि कोई सवाल तो नहीं आ रहा। ये आखिरी पॉइंट पे सवाल आया था, कंसंट्रेशन ऑफ बायर्स। बायर के पास पावर कब होगी, जब बहुत ज्यादा होंगे और इकट्ठे होंगे, एक पूरा जोन होगा, ये इकट्ठा, ये जी 50 बच्चों का ग्रुप है, ये कह रहे हैं इस कॉलेज ने हमें अच्छे पैसों में नहीं पढ़ाया तो हम साथ वाले कॉलेज में चले जाएंगे, और ये 50 बच्चे मिलकर 150 पेपर पढ़ेंगे, और ये 150 पेपर मिलकर इतने लाख फीस बन जाएगी। पावर इकट्ठी है, अगर बायर्स का ग्रुप इकट्ठा है तो उनके पास पावर है, यानी कि बायर्स अगर मुत्तहिद हैं तो पावर है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट, उनको सप्लायर को भी पता है कि हमसे नहीं खरीदेगा तो कहीं और से खरीद लेगा, तो अब कौन डरेगा, सप्लायर डरेगा, कस्टमर नहीं डरेगा। कॉस्ट ऑफ परचेज इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, बायर के लिए टोटल कॉस्ट का सबसे बड़ा पोर्शन है कॉस्ट ऑफ परचेज। तो जब सबसे बड़ा चीज कॉस्ट ऑफ परचेज है तो वो अच्छी तरह से सोचेगा, पूरी मार्केट विजिट करेगा, जो बेस्ट पर्सन है उसके पास जाएगा। इसका मतलब है इस वक्त कस्टमर बहुत सियाना है, समझदार है, और उससे उसके पास काफी पावर है। जी बेस्ट पर्सन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, जो सबसे अच्छे पैसों में सबसे सस्ते पैसों में सबसे अच्छी चीज देगा, कस्टमर उसके पास जाना शुरू कर देगा। थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इस पे मैं बात कर चुका हूँ कि आपको ये डर है कि ये कस्टमर जो मतलब ये यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो सकती है, और यही जो है वो बैकएंड पे जाके अपने से पीछे सप्लाई चेन पकड़ सकता है, तो कस्टमर वहां मजबूत हो जाता है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में वो कौन मजबूत हो जाता है, सप्लाई। लो स्विचिंग कॉस्ट, अगर कस्टमर के पास स्विचिंग कॉस्ट बहुत आसान है तो आपने थोड़ा सा भी अड़ी की उसके साथ, उसने फौरन से स्विच कर देना। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है आपके पास और उसमें भी छोड़ेगा तो आपको साइंस नहीं चार्ज करेंगे, तो वो कहता है ठीक है भाई अगर इतना मसला है तो मैं दूसरा सब्जेक्ट किसी और कॉलेज पढ़ लूं। तो पावर किसके पास हुई, बायर के पास। बायर्स हैव लो प्रॉफिट्स, बायर के इतने ज्यादा प्रॉफिट्स ही नहीं है, बायर इतना लालची नहीं है, बायर को इतने मसले ही नहीं है। बायर्स हैव फुल इंफॉर्मेशन, बायर को सब पता है। अब अगर देखें तो कुछ मार्केट में क्या होता है, बायर भी तगड़ा होता है, सप्लायर भी तगड़ा होता है, दरमियान वाला बिजनेस रुल जाता है, जैसे सीए के अंदर इस टाइम पे हो चुका है। सप्लायर भी स्ट्रांग है, बायर भी स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि बायर स्ट्रांग नहीं है तो ये आपकी भूल है, आपको लग रहा होता है शायद आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप अभी भी बड़ी पुरानी फीसों में भर पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल की फैसिलिटीज पढ़ रहे हैं। डिपेंड करता है बेचने वाला कितना तगड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर नहीं है तो मुझे बताएं कि आईफोन इस वक्त लेटेस्ट कितने रुपए का है,
3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख भी कोई बहुत ही पुरानी प्राइस बता दी इन्होंने। 5, 6.5 इतना है। और क्या लोग कंपेन करके आईफोन को कह रहे हैं कि प्राइसें कम कर दो, तो पावर में कौन है? तो ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, ये डिपेंड करता है बिजनेस किस तरह से चल रहा है, उसने बेवकूफ कितना बनाया। अवाम पागल है, वो कहता है नहीं ठीक है, वो जो मर्जी हो जाए, हमने उसी के पास जाना है जी। तो ये हम लोगों के पॉइंट्स डिस्कस होने वाले थे, लेकिन आज का असल टारगेट ये नहीं था। सरप्राइज, आज का असल टारगेट तो डिफरेंट है। कुछ भाई कुछ कहना चाहते हैं? कॉस्ट ऑफ परचेज इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। एक बंदे की कॉस्ट का टोटल हिस्सा, फॉर एग्जांपल आपके पास जेब में पैसे पड़े हुए हों 15,000 और आपने मार्केट से जाके एक बॉल पॉइंट खरीदना हो, तो क्या बहुत बॉदर करेंगे कि कौन सी वाली कंपनी किस तरह से, या रजिस्टर खरीदना हो? नहीं, जेब में पैसे पड़े 15,000 और कोर्स खरीदना है 14,500 का। अब क्या करेंगे? सोच समझ के अच्छी तरह तहकीक करेंगे। जब आपकी टोटल कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा बाइंग कॉस्ट है, तो फिर आप सियाने हो जाएंगे। और जब एक हल्की फुल्की सी चीज है जिसपे इतना खर्चा नहीं होता, आप इतने सियाने नहीं होंगे, आप कुछ भी खरीद लेंगे। तो अक्सर बिजनेस पर उन प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं जिसमें बायर सोचता नहीं है, बस खरीद लेता है जी। हम आते हैं अपने टारगेट की तरफ। सवाल कितनी तरह के, मुझे अंदाजा नहीं था कि इसकी अंग्रेजी में इतना टाइम लगा। ये मेरी इतनी प्यारी ब्लैक स्क्रीन थी और जस्ट आपके कमरे में नजर नहीं आता, इसलिए मैंने इसको व्हाइट पे शिफ्ट किया। मुझे बड़ा दुख है जी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है? रिपीट करते हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड, देखें आप जिस जगह खड़े हैं, एक पूरी चेन है। एक बंदा कुर्सियां बना रहा है, एक बंदा उसको कुर्सियों के बेचने वाली जगह पे बेच रहा है। किसको बेच रहा है? रिटेलर्स को। रिटेलर्स अपनी दुकान पे उसे सजा रहे हैं और वहां से आम कस्टमर खरीद रहा है। ये अलग अलग चेन है। आप इस चेन में दरमियान में कहीं भी हो सकते हैं। आप जिस जगह खड़े हैं, अगर आप अपने से अगले बिजनेस को टेकअप कर सकते हैं तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यानी आप अपने कस्टमर खुद बन जाएं। आप गाड़ी बनाने वाली कंपनी है और गाड़ी बेचने वाले कुछ और लोग हैं, अगर आप आगे बढ़ के गाड़ी बेचने वाले भी खुद बन जाए तो ये बन जाएगी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। दूसरे केस में आप गाड़ियां बेच रहे थे, बेचते बेचते अगर बनाना भी खुद ही शुरू कर दें तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप अपने सप्लायर को खा जाते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में कस्टमर को खा जाते हैं। आप उसके पॉइंट पे आ जाते हैं। डिफरेंट तरह के सवाल, ठीक है जी। इधर भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का ही था। कई तरह के सवाल जो इस पेपर में आते हैं, और एक अजीब सा खाना है हाउ इट लुक्स लाइक। वो सवाल दिखने में कैसा होता है कि आपको देख के थोड़ी सी पहचान होगी ये किस किस्म का सवाल है, ये मेरे से क्या कह रहा है। टिपिकल उसकी निशानी है, जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा दिखे, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में वैसा दिखेगा। और नंबर 3, हमने उसे कैसे प्रेजेंट किया। पहली कैटेगरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर है विजिबिलिटी? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, प्लेन क्वेश्चन होता है, सिंपल रिक्वायरमेंट होती है, सीधा सा सवाल, सीधी सी रिक्वायरमेंट, जिसको टाइप 1 कहा करते थे हम कभी लॉ। ये देखने में कैसा होगा? सीधी सीधी सी बुलेट्स बनी हुई होंगी। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री बैरियर्स। देखें, what are the different type of entry barriers which may discourage entrants from establishing new manufacturing unit in spite of substantial demand supply gap in product industry। वो क्या डिफरेंट तरह के एंट्री बैरियर्स हैं जो एक बिजनेस में होते हैं। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। उन्होंने कोई आपसे नहीं कहा कि फलाना कंपनी को इस तरह के मसलों मसाइल आ रहे थे, फलाना ऐसे थी, तो बताओ उसकी क्या एंट्री बैरियर्स। उन्होंने कहा नहीं, आप क्या जानते हैं एंट्री बैरियर्स के बारे में, खुल के बता दें। तो कुछ होते हैं रट्टे वाले टाइप के सवाल, सीधा सा सवाल होता है, सीधी सी रिक्वायरमेंट होती है, कोई केस स्टडी नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, आपने नोट से कॉपी पेस्ट करना होता है और कुछ नहीं करना। अगर सवाल के नंबर एबनॉर्मली हाई हैं तो फिर आपको, जैसे 7 नंबर के लिए अगर वो कह रहे हैं कि एग्जिट बैरियर्स बताएं, तो आपने तो 6-7 बुलेट्स पढ़ी हुई हैं। तो इधर अगर आपको लग रहा है कि 7 नंबर ज्यादा है और बुलेट से काम नहीं चलेगा, तो उन बुलेट्स को एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर। अगर किसी का बहुत दिल कर रहा है तो नीचे एग्जांपल भी दे दें। आई कैप रिक्वायर नहीं करता, लेकिन एग्जांपल अगर आप दे सकते हैं, आपके पास टाइम है और नंबर्स में मार्जिन भी है, तो दे दें, इसमें फायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो पहला तो है सीधा सीधा सवाल जिसका सीधा सीधा जवाब होता है।
इस पेपर में मॉडल्स भी होते हैं। मॉडल्स का मतलब ये है कि जैसे आप 5 फोर्सेस पढ़ा, 5 फोर्सेस का सवाल यूं भी आ सकता है, बताओ 5 फोर्सेस क्या होते हैं और उनको एक्सप्लेन करो। सवाल यूं भी आ सकता है कि बताओ बायर के पास बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा होगी, 5 नंबर का सवाल, तो ये छापे वाला सवाल है। सवाल यूं भी आ सकता है, एक सिचुएशन दे दी, कहा बताओ इसमें 5 फोर्सेस में से कौन सी फोर्स है, तो आप वहां उस सारे को देखेंगे तो उसमें जो निशानियां नजर आएंगी आप किसी एक फोर्स पे पहुंचेंगे। ऐसे में टिपिकली वो कहते हैं कि बताओ कौन सी फोर्स और उस फोर्स के क्या फीचर्स होते हैं वो बता दो। सवाल यूं भी आ सकता है कि एक बड़ा सा सिनेरियो दिया, उन्होंने कहा कि ये बड़ा सिनेरियो, इसमें पोर्टर की 5 फोर्सेस पूरी करो और बताओ कैसे। तो सवाल कई तरह से आ सकते हैं। पहला सवाल तो समझ आ रहा है, सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, प्लेन क्वेश्चन है, सिंपल रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब ब्रीफली द सेलिएंट फीचर ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री बैरियर्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपने सिर्फ नोट से कॉपी पेस्ट करना है, तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। कैटेगरी सेकंड, सीम्स लॉजिकल, एक मीडियम सा पैराग्राफ होगा जिसमें एक सिचुएशन सी दी हुई होगी बट रिक्वायरमेंट सी दी होगी। किस तरह का दिखता है, अब अगेन पढ़ते हुए आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, ऑनलाइन वाले इसको सही से पढ़ पा रहे होंगे उनकी स्क्रीन पे। हॉरिजॉन लिमिटेड एंगेज इन बिजनेस ऑफ फलाना फलाना फलाना, और ये कर रही है और वो कर रही है, वो कर रही है और ये कर रही है। बड़ी प्यारी सी कहानी तो सुना दी। नीचे रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेट टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल स्ट्रेटजीज व्हिच दिस कंपनी में परस्यू फॉर मार्केटिंग ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इन इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन स्टेज ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिसमें 4 फेजेस हैं। जिस तरह से पोर्टर 5 फोर्सेस में 5 कैटेगरीज है ना, उस तरह से उसमें 4 कैटेगरीज हैं, और उसमें बताया है कि हर कैटेगरी में आपको प्रमोशनल क्या स्ट्रेटेजीज करनी होती है। ये सवाल यूं भी पूछ सकते थे कि बताओ 4 फेजेस में किस तरह की प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज होती हैं। ऐसा नहीं किया उन्होंने, कहा एचएल एक कंपनी है, वो ये काम कर रही है, बताओ एचएल इन चारों फेजेस में क्या प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज वो करेगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उनका इतना सा एहतराम करना है कि उन्होंने एचएल का एक सिनेरियो सा दिया और सवाल आपसे जो पूछा है वो सीधा सा है। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट द आंसर फ्रॉम स्टार्टिंग सेंटेंस फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन से आपने स्टार्टिंग सेंटेंस उठाना है और वहां से कहानी शुरू करनी है। सवाल में से उन्होंने कहा स्टेट द टाइप ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज व्हिच एसएल मे परस्यू फॉर मार्केटिंग ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इन दिस फेज। तो आप कहें the different type of promotional strategies which HL may pursue for marketing of its wide range of products for ये फेज ये फेज ये फेज, और आगे नीचे वो सारी कहानी लिख दें जो आपने याद की हुई है। यानी आपसे वो सीधा सवाल पूछते तो आप सीधा जवाब देते। अब उन्होंने कहा कि एचएल एक कंपनी है, बताओ एचएल वाली कंपनी इन चारों फेजेस में क्या करेगी, और ये आपको पता है कि चारों फेजेस में क्या होता है, तो आप कहेंगे एचएल नामी कंपनी चारों फेजेस में ये करेगी, क्या, नीचे छापा। यही सवाल 5 फोर्सेस पे अडॉप्ट करते हैं। सवाल इस तरह से आता है कि कंपनी है, वो एक नए बिजनेस के बारे में सोच रही है, उसको किसी ने बताया कि 5 फोर्सेस एनालिसिस बड़ा जरूरी होता है, बताओ ये कंपनी 5 फोर्सेस में किन फैक्टर्स को कंसीडर करेगी। तो जवाब क्या होगा, ये वाली कंपनी 5 फोर्सेस में फॉलोइंग फैक्टर्स को कंसीडर करेगी, और नीचे क्या किया, पांचों फोर्सेस की हेडिंग देके उनकी बुलेट्स डाल दी। यानी है ये भी रट्टा, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है। सिचुएशन बताई हुई है और सिचुएशन के हिसाब से आपसे एक मॉडल पूछा मॉडल है, उस सिचुएशन को लिंक नहीं करवाया। अब इससे अगले सवाल की तरफ आते हैं, सिचुएशन लिंक करवाएंगे। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ मॉडल, सम पार्ट्स या पैरा गिवन। कई दफा सवाल में कुछ पार्ट्स या पैरा दिए हुए होते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग रिक्वायर्ड। वो आपको क्या करते हैं, आपको एक सिचुएशन सी देते हैं, उस सिचुएशन में 1 2 3 डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। टेस्ट याद आया, 3 सिनेरियो थे और आपने उसको आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन सी वाली फोर्स है, और फिर बताना था वो वाली फोर्स क्यों है। ये सवाल 2 तरह से हो सकता है। सवाल पूछने वाला आपको सिचुएशन देके कहे कि बताओ कौन सी फोर्स है यहाँ पे, और इस सिचुएशन के मुताबिक बताओ आप क्यों कह रहे हो कि ये वो वाली फोर्स है। तो फिर आप क्या करेंगे, हेडिंग देंगे उस फोर्स की और नीचे सवाल में से फीचर्स उठा के लिखेंगे, इस वजह से मैं कह रहा हूं ये वाली फोर्स।
और कभी कभी सभी सवाल आपसे पता क्या कहता है, सवाल कहता है सिचुएशन में फोर्स आइडेंटिफाई करो और बताओ उस वाली फोर्स की अपने क्या फीचर्स हो। तो आपके दिमाग ने सिर्फ हेडिंग की हद तक सवाल को देखना है कि आपने सवाल में से सही फोर्स आइडेंटिफाई कर दी और उसके बाद उसके नीचे जो लिखना है वो सारा का सारा अपना वही जो कॉपी पेस्ट हुआ। तो इस तरह का सवाल जिसमें अब आप अगर देखें, मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा सा आपकी विजिबिलिटी में मसला होगा। डिस्कस द रेलेवेंट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिशेल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन इन ईच ऑफ द 3 सिनेरियो प्रेजेंटेड बिलो। दिए 2 हैं, जगह कम थी। Substantiate your answer by stating the significant characteristics of competitive environment facing the organization in each of the scenario। हर सिनेरियो में जो ऑर्गेनाइजेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स फेस करने पड़ रहे हैं उसकी रोशनी में बताओ कि कौन सी फोर्स है। इसका मतलब है कि इसका जवाब आपने किस तरह से देना है, हेडिंग देनी है उस फोर्स में से, 5 फोर्सेस मॉडल में से हेडिंग, और इस सिचुएशन में से बताना है कि वो हेडिंग आपने क्यों दी है। फॉर एग्जाम्पल रेवलरी अगर आप बता रहे हैं तो रेवलरी में क्या होता है, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, आपस में मुकाबला बड़ा ज्यादा है, इस तरह से करके मिलती जुलती प्रोडक्ट, ठीक है, मिलती जुलती प्रोडक्ट वगैरह। तो अगर सवाल में वो निशानियां मिल रही हैं तो आप वो वाले लाइन आइटम उठा के सवाल में से उठा के लाइनें लिखना शुरू कर दें। इसको प्रेजेंट कैसे करना है, गिव पार्ट वाइज हेडिंग ऑफ रेलेवेंट एलिमेंट ऑफ द मॉडल। उस रेलेवेंट एलिमेंट का हेडिंग देनी है। हो सकता है सवाल ने आपसे 2 सिनेरियो में 2 मांगे हो, उन्होंने कहा ये 2 सिनेरियो 3 सिनेरियो बताओ कौन कौन सी फोर्स। तो एक सिनेरियो पढ़ के उन 5 में से कोई एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी, आपने उसकी हेडिंग देनी है और सिचुएशन के अंदर से बता देना है ये फैक्टर, यानी हेडिंग देने के बाद नीचे 3 बुलेट्स 4 बुलेट्स में सवाल के अंदर से ही लाइनें उठा के लिख देनी है कि इस वजह से मैंने ये कहा। ये बात समझ आ रही है? तो हम ये कह रहे हैं गिव पार्ट वाइज हेडिंग ऑफ द रेलेवेंट एलिमेंट ऑफ द मॉडल। Under each heading, write the feature of that element you saw in the scenario by proper referring it। आज वाला सवाल, गुज़िश्ता सवाल आपका ये वाला पैटर्न। मैं कहा था बताओ कौन सा और क्यों। अब क्यों में आप लोगों ने वो छापा लगाया हुआ था, अक्सर लोगों ने कौन सा, आपने हेडिंग लिखी और नीचे अपनी वाली बातें लिख दी जो आपने याद की हुई थी। हालांकि इसमें उन्होंने कहा था कि बताओ ये वाला ऐसा क्यों है। तो हेडिंग देनी है आपने उस मॉडल में से और लिखना कहां से, क्वेश्चन में। अपनी इंग्लिश ज्यादा यूज नहीं करनी, सवाल के बीच बीच में से आप सेंटेंसेस वर्ड्स और वो उठा के उसको बुलेट्स बना के। तीसरी तरह का सवाल, चौथा सवाल, अप्लाई द फुल मॉडल। ये दरमियान वाला क्या था, सिलेक्टेड एलिमेंट्स आपसे पूछे गए थे। तो फिर क्या होता है, आपने उस पैरा को पढ़ना होता है और उन 5 को सोचना होता है, उन 5 में से जो एक रेलेवेंट है उसकी हेडिंग डालनी होती है और फिर सवाल में से वो वाले फीचर लिख देने होते हैं जिसकी वजह से आपने कहा है कि ये बार्गेनिंग पावर और सप्लायर का मसला लगता है। ये बात आपको ना समझ आती जब तक आपने टेस्ट को टक्कर ना मारी हो। अब आपने टेस्ट को एक दफा टक्कर मारी हुई है तो आपको पता है कि एक सवाल आया था इस तरह से जिसपे आप उलझे थे कि ये क्या है, इसको किस तरह से लिखना है। तो जो मॉडल आपसे पूछा गया है, तो कभी कभी मॉडल सिलेक्टेड अप्लाई करना होता है और कभी कभी एक पूरा हैवी सवाल आ जाता है। ये दिखता कैसा है, ये एक बड़ा सा सिनेरियो बना हुआ जिसको देखते ही आप कहते हैं कि ये सवाल सबसे एंड पे पढ़ूंगा। उस तरह वाला सवाल, बड़ा सा सवाल होता है और उस बड़े से सवाल में वो आपसे कहते हैं कि ये वाला मॉडल जरा अप्लाई करके तो बताना। ठीक है, अब आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने कहा आप लोगों को पढ़ने में, सामने वाले लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी, ऑनलाइन वालों को तो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो सामने वालों को फोटोकॉपी मिल जाए जरा, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसकी। ये एक बड़ी सी सिचुएशन दी हुई है, बड़ी सी सिचुएशन। उन्होंने कहा व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। आपके पास जो चंद मॉडल्स हैं उनमें से एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैरी आउट अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ ई वाला ग्रुप। फर्ज करें आपने पढ़ा हुआ है पोर्टर 5 फोर्सेस, एक बड़ा सा सिनेरियो होता। उस बड़े से सिनेरियो में होता है, कंपनी है वो सोच रही है कि वो बेवरेजेस का काम करे, लेकिन जब वो देखती है तो बेवरेजेस के काम के लिए लाइसेंस बहुत सारे चाहिए होते हैं, फैक्ट्री का यूनिट भी लंबा चौड़ा लगाना पड़ता है। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ जो कस्टमर्स हैं वो इस तरह के हैं, वहाँ जो सप्लायर हैं उनके इस तरह के मसलो मसाइल हैं, मार्केट में इतने प्लेयर्स मौजूद हैं ऑलरेडी, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में एक टेंशन ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक जब बैन होती है तो जूस बड़े आराम से उसकी जगह रिप्लेस कर लेते हैं। पूरी कहानी बताई और आपसे कहा जरा इस पे पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल अप्लाई कर। अब आप क्या करेंगे,
सबसे पहले तो आंखें बंद करके सब आंसर पे आए और पांचों फोर्सेस की हेडिंग लिख के कम से कम आधे आधे नंबर करके 2.5 नंबर तो पूरे कर लिए कि आपने मॉडल के पांचों एलिमेंट सही से लिख दिए और उसकी नीचे जगह छोड़ दी। उस जगह में सिनेरियो में से जो जो जिस खाने में फिट होता जा रहा है, उन्होंने कस्टमर की बात की हुई, आपने बार्गेनिंग पावर और कस्टमर के नीचे लिख दिया। उन्होंने मुकाबले की बात की हुई है किसी लाइन में, आपने उठा के राइवलरी के नीचे लिख दिया। उन्होंने खर्चों की बात की हुई है, एंटर होने की बात की है, मुश्किल की बात की है, गवर्नमेंट तकालीफ की बात की है, आपने उठा के बैरियर्स में डाल दिया। यानी ये सवाल बड़ा मजेदार होता है, ये दिखने में हैवी है और एग्जामिनर को भी लगता है हैवी है, लेकिन करने में सबसे मजेदार है कि आपने बस मॉडल की हेडिंग्स लिख देनी है और सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाने, और जौन सी लाइन उन 5 में से जौन से वाले को अट्रैक्ट कर रही है उसके नीचे जाके लिख देनी है। राइट हेडिंग्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल। Under each heading, write the feature of that element you saw in the scenario by proper. आपने जो जो सिनेरियो में चीज नजर आई आपने वो उठा के यहाँ पे लिख देनी है, उसको रेफर करना है। अब यहाँ मॉडल नहीं लिखना, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे 5 फोर्सेस एनालिसिस चाहिए। 5 फोर्सेस होता क्या है, उन्होंने कहा ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे 5 फोर्सेस लगा। बात कुछ कुछ समझ आ रही है? पहला सवाल था स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप 1 सवाल कि सीधा सवाल सीधा जवाब, कोई सिचुएशन नहीं, कोई सिनेरियो नहीं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कोई घूमी हुई बात नहीं, सीधा सा सवाल आपने रटा मारा हुआ है, आपने उठा के लिख दिया। सेकंड कैटेगरी सीम्स लॉजिकल, थोड़ा सा अच्छा, इसका सिनेरियो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, सिनेरियो छोटा सा होता है, मीडियम साइज का सिनेरियो होता है, को 8-10 लाइनों 15 लाइनों पे फैला हुआ नहीं होगा, 4-5 3-4 लाइनों पे फैला हुआ सिनेरियो होगा और नीचे आपसे कोई एक सीधा रटे वाला सवाल पूछा हुआ होगा। तो चूंकि उन्होंने सिनेरियो सा दिया हुआ था छोटा सा, ये देख रहे हैं शक्ल इसकी किस तरह की है, थोड़ा सा सिनेरियो सा दिया हुआ है, तो आपने स्टार्ट द आंसर फ्रॉम स्टार्टिंग सेंटेंस फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में से जो रिक्वायरमेंट है वहां से उसको उठा के मोल्ड किया कि ये वाली कंपनी को यहाँ फॉलोइंग करना चाहिए, और फॉलोइंग के नीचे अपना याद किया हुआ माय बेस्ट फ्रेंड लिख दिया जो आपने याद करके रखा हुआ था, आपको सिर्फ सवाल की वो थी तलाश। तीसरा क्या था, सिलेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ मॉडल, 1 2 3 4 अलग अलग तरह की छोटी छोटी सी कुछ केस स्टडीज देंगे, छोटी छोटी तो नहीं लेकिन केस स्टडीज देंगे, और आपसे ये नहीं कहेंगे कि इस सिचुएशन पे पूरा पूरा मॉडल अप्लाई कर दो, वो कहेंगे इस सिचुएशन में 5 फोर्सेस में से बताओ क्या आइडेंटिफाई कर, तो 5 फोर्सेस में से कोई एक आइडेंटिफाई हो रहा होगा। इस सवाल की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी है। सवाल ये भी कह सकता है कि वो हमें बता दो कि कौन से वाला वो हो रहा है, और उस वाले मॉडल के एलिमेंट के फीचर्स बता। अब पूछ लिया फिर उन्होंने रखा, ये फिर सीम्स लॉजिकल हो गया। सिचुएशन दिखाई, कहा कि बताओ कौन सा वाला फोर्स चल रही है यहाँ और उस फोर्स के क्या फीचर होते हैं, तो सवाल पढ़ के आपने फोर्स की हेडिंग लिखी और फोर्स के नीचे वही रटा लिख दिया। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि बताओ उसमें कौन सी फोर्स और क्यों है, रीजन दो, तो वो रीजन कहां से निकलेगी, उसी सवाल में। तो जो टेस्ट वाला सवाल है उसमें आपने क्या करना था, पहले तो वो 3 में जो आपको समझ आया उसकी हेडिंग देनी थी, फिर उस सिनेरियो में से उठा के बताना था कि क्यों आप ये कह रहे हैं, यानी कि उसके बीच बीच में से चंद सेंटेंसेस यूज करना है। ये प्रॉपर राइटिंग का पेपर है, इधर आपको काफी ज्यादा जो है वो अपनी सेल्फ राइटिंग करनी पड़ती है। आधे सवाल इसमें सीधे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल जिनमें मॉडल अप्लाई करना होगा तो आपको समझ आना चाहिए कि मॉडल को कैसे अप्लाई करते हैं। जी मीनवाइल एक सिनेरियो में एक से ज्यादा भी फोर्सेस, एक सिनेरियो में नॉर्मली एक ही फोर्स होगी। जब इस तरह का सवाल आएगा ना, जब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे discuss the relevant competitive environment in context of 5 forces model of competition in each of these 3 scenario। तीनों सिनेरियो में रेलेवेंट वाली बताओ। तो टिपिकली इस तरह के सवाल में वो चाहते हैं वो सारे उसके फीचर्स इकट्ठे करके एक सिचुएशन में डाल देते हैं और चाहते हैं कि आप दिमाग इस्तेमाल करके पहुंच जाएं कि ये इन्होंने कौन सी वाली फोर्स इस्तेमाल की है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जितने भी मॉडल्स आएंगे उनके नाम और उनके फीचर्स वो याद रखें। उसके बाद सवाल रटे वाला आ जाए, सवाल घुमा हुआ आ जाए, जैसा भी सवाल है हम उसको कर सकते हैं। आखिरी जनरल सवाल, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, यानी कि हो सकता है कि पेपर में एक 5वीं तरह का सवाल है, आपके लॉजी सर ने मुझे 4 तरह के सवाल कराए थे, मैं नहीं खेलता,
तो एग्जामिनर है ना, कभी भी किसी भी तरह का कोई भी उसने वो कर दिया। अगर उसने खुद भी कोई जनरल सा सवाल पूछा हुआ, वो कहता है जी पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी को देख के आप ये बताएं कि यहाँ पे पोर्टर की 5 फोर्सेस लगाना सही है या नहीं। अब ये तो उनके फरिश्तों को भी नहीं पता इसका जवाब क्या है, और आपको भी नहीं पता। तो जब दोनों ही अनजान है तो फिर खेलें। यानी ये किताब में से सवाल नहीं आया, किताब की एक चीज पे आपके तबसरे पूछे, अब आप लिखें अपनी इंग्लिश, लेकिन छोटे जुमले, बुलेट ज्यादा जुमले छोटे, जुमला बड़ा होता है आपकी इंग्लिश पकड़ी जाती है। छोटे छोटे से सेंटेंसेस, स्मॉल बुलेट, सेल्फ राइटिंग करनी है, खुद से लिखना है। यानी ऐसा सवाल आ गया जो किसी मॉडल के बारे में भी नहीं है, जिसमें उसने को रटा भी नहीं पूछा, उन्होंने आपसे एक तबसरा पूछा है कि बताओ ये जो पाकिस्तान में डॉलर के मसलों मसाइल हैं, इसके बाद आप ये क्या फोर्सी करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में आप जरा रोशनी डालें। कुछ भी, मतलब असल में ना इस पेपर में इतना कुछ डाल दिया है इन्होंने कि ये कुछ भी पूछ सकते हैं। ऑल्दो अभी इनके पास मार्जिन कम है, इनको बेचारों को 3-4 सवाल बनाने होते हैं और चैप्टर्स होते हैं इनके पास 9, तो बड़ी मुश्किल से 3-4 सवाल बना पाते हैं। अगर ये 100 नंबर का अकेला पेपर होता तो वो जरा ज्यादा खेलते हैं। शुक्र है अभी 100 नंबर का अकेला पेपर है, हमने देखा था औसतन 41 नंबर का पेपर यहाँ से आ रहा है। कहानी समझ आई कुछ कुछ? अब इस कहानी की रोशनी में एक दफा घर जाके दोबारा से टेस्ट को पढ़ना है। वो लोग जो टेस्ट देने आ सके थे उसको दोबारा से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अंदाजा लगाना है कि वो एक्चुअल में आपसे क्या चाह रहा था, और कल फिर लेक्चर के स्टार्ट में बताना है कि वो टाइप 1, 2, 3, 4 किस तरह का सवाल था, ताकि कल फिर हम इससे आगे पढ़ाई शुरू करें। पोर्टर 5 फोर्सेस भी अब जरा दोबारा ध्यान से पढ़ लें, आपको अब अल्फाज समझ आ गए। ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। जनरल टाइप क्वेश्चन में कितना